कुंजन जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि पत्रकारिता इसने कई चैलेंजेस को स्वीकार किया और कई स्वरूप बदले और नया चैलेंज जो आया कोविड-19, इस चैलेंज के चलते जो पत्रकारिता है दोनों तरह की, प्रिंट और साथ में इलेक्ट्रॉनिक, उस पे क्या क्या चैलेंजेस आए और उससे निपटने में पत्रकारिता कितनी सफल हुई है? सबसे पहले तो मैं महेंद्र जी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इस पूरे नकारात्मक दौर में हम लोग पिछले करीब 4 महीने से पूरा विश्व ग्रसित हैं और सभी लोग हर स्तर पर, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, हर वर्ग त्रस्त है। तो मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। मीडिया चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और जनजागरण का काम करता है, लेकिन ये दौर मीडिया के लिए भी बहुत बहुत निराशा का दौर है। लॉकडाउन के दौरान मीडिया के सामने जो तमाम चुनौतियां आई, वो मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखी। पहला संकट, खबरों का संकट। जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तो खबरें सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे जुड़ी हुई थी। वही पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, वही एडमिट हो रहे हैं, वही लोग पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकारों को रिपोर्ट करना, संपादकों को खबर प्रेजेंट करना और पाठक तक खबर पहुंचाने के बाद वो जो पत्रकारिता का नैराश्य है वो पाठक तक भी पहुंचा। क्योंकि पाठक, मतलब अगर मैं एक पत्रकार के रूप में खबर लिख रहा हूं और पाठक के रूप में अखबार पढ़ रहा हूं, तो मुझे अखबार से एक ग्लानि से फील होता कि अनवरत वही खबरें। तो वैसे ही निराशा का दौर है। तो आमतौर पे जो लोग अखबारों के निरंतर पढ़ने के शौकीन रहे और जो हम लोग रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन एक आम आदमी का अखबार के प्रति से एक अविश्वास का भाव तैयार हुआ, जो अनवरत तैयार है और जारी है लगातार। दूसरा सबसे बड़ा संकट जो आया वो ये था कि कंटेंट के लेवल पर जहां कमी हुई वो पाठक को उस रूप में चुकानी पड़ी कि जितने परिशिष्ट, जितना सप्लीमेंट जो आता था आमतौर पे, वो सारा अखबार के अंदर सिमट गया। विज्ञापन कम हो गए तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, कंटेंट कम हो गया तो एडिटोरियल लॉस हुआ और लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि घर में अगर हमारा अखबार आएगा तो कोरोना प्रवेश न कर जाए कहीं। तो कहीं ना कहीं गाये बगाए सर्कुलेशन का भी लॉस हुआ। तो ये प्रिंट मीडिया में तीनों तरफ से बहुत बड़ी मार थी, जो अंततोगत्वा इन 4 महीनों के बाद जिसको चुकानी पड़ी है वो है पत्रकार। हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की सैलरी कट हो गई और ऐसे कई लोग हैं जिनके सामने अभी भी संकट बरकरार है कि उनके सामने भविष्य के लिए क्या मीडिया उनको वाकई रोजी रोटी के साथ चला पाएगा या उनको कंटेंट मिल पाएगा या उनको प्रबंधन स्वीकार कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जो मुझे लगता है अभी सुरस्ती नजर नहीं आ रही। ये तो बात हुई प्रिंट मीडिया की। रवि जी, आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यूं माना जाए कि ये दौर इस लिहाज से ठीक रहा कि घर में बैठा आदमी टीवी तो देख ही रहा था कि, लेकिन फिर भी कंटेंट का इशू रहा होगा और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये संकट तो रहा ही होगा कि उसके पास विज्ञापन कहां से आएंगे, क्योंकि जो विज्ञापन देने वाले हैं उनका प्रोडक्ट बाजार में बिक ही नहीं रहा, बाजार तक पहुंच ही नहीं रहा। तो बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ये दौर कैसा रहा? बिल्कुल सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिहाज से बात करें तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हैं दोनों बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोगों को फील्ड में जाना होता है। खुद एक जो पत्रकार है जो फील्ड में काम कर रहा है, टेलीविजन पत्रकारिता जो टेलीविजन पत्रकारिता कर रहा है, उसको जाहिर सी बात है फील्ड में जाना होगा, उसे स्पॉट पे जाना होगा। तो एक सबसे पहले खुद को, अपने आप को तैयार करना, चूंकि जो पैशन है वो पैशन और थोड़ा सा हमें उसको हायर लेवल पर ले जाना होता है और ऑब्सेशन के लेवल पर जाकर हम लोगों को काम करना होता है। तो वो जो चीजें थी, चूंकि कोविड जो महामारी है सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है कि उन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, देखा नहीं। पत्रकारिता में भी ऐसे चैलेंज शायद पहले कभी नहीं देखे गए, नहीं सुने गए। तो ये जो एक चैलेंज था, इसमें खुद को तैयार करना। और देखिए, पत्रकार के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि वो सर पर कफन बांधकर एक तरीके से कहें कि उसको लगता है कि आम जनता की, सामाजिक सरोकारों की जो चीजें हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो सामने है। लेकिन इस दौर में मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊं कि हमें अपने परिवारों से भी लड़ना झगड़ना पड़ा, क्योंकि एक तरह से आप देखें कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, पूरी दुनिया में हजारों जो जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानें गई हैं। तो घर वालों से
लड़ना, उनको सेटिस्फाई करना और उसके बाद अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। तो उस चैलेंज को एक तरीके से स्वीकार किया, फील्ड में जाना, खबरें लाना। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि डॉक्टर कुंजन आचार्य जी ने भी कहा, कि बड़ी बात यही थी कि खबरों में बहुत ज्यादा से जो वैरायटी ऑफ न्यूज थी वो हमारे पास नहीं थी। हमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना जो है उसको कवर करना हो रहा था। लेकिन इस सब में भी अगर आप अच्छे मनोविज्ञान के साथ काम करने के आदी हैं, तो हम लोगों ने इसमें भी ये कोशिश की थी कि लोगों को एटलीस्ट ये महसूस कराया जाए कि वो डरे नहीं। चूंकि डरना जरूरी है, लेकिन इतना ना डरें कि उनका जीवन जो है वो नकारात्मकता के एक माहौल में चला जाए और उनको फिर कोई अपने जीवन का जोखिम उठाना पड़े। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी थी कि लोग परेशान भी ना हो, लेकिन उनकी परेशानियां जो हैं वो जो जिम्मेदार हैं उनके सामने लाई जाए। और रही बात, देखिए, विज्ञापन के लिहाज से, हालांकि मैं संपादकीय और जर्नलिज्म का क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिर भी इस बात में भी कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि विज्ञापनों के लिहाज से भी इंडस्ट्री को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी और कई लोगों की नौकरियां जो हैं उन पे बनाई। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रभावित जो है कोविड-19 ने किया है। लेकिन इस सबके बावजूद भी, चूंकि ये जो पेशा है बड़ा चैलेंजिंग है, तो इस चैलेंजिंग दौर में भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के भी, जान गंवाने के बावजूद भी, जो दूसरे जो उनसे प्रभावित हुए कि हमें इस काम को आगे ले जाना है, लोगों की, चूंकि डॉक्टर्स हैं और जो दूसरे पेशे हैं वो भी काम कर ही रहे हैं आखिर, है ना। तो हम लोगों ने भी ये कोशिश करी कि इन सबसे ऊपर उठ के हमें जाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे दौर भगवान ना करे कभी और आए, लेकिन ऐसे दौर में भी खुद को साबित करना हमेशा से पत्रकार के लिए एक जरूरत रहा है। कुंजन जी, आप पत्रकारिता के शिक्षण से भी जुड़े हैं, बताएं कि इस दौर के बाद पत्रकारिता के विद्यार्थी घटेंगे तो नहीं? बिल्कुल महेंद्र जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब लोगों के सामने। ये जो दौर हम देख रहे हैं, क्योंकि छिपा हुआ दौर नहीं है। अगर कोई पत्रकारिता में प्रवेश लेता है विद्यार्थी, तो ये सोच के आता है कि मुझे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब या सरकारी तंत्र जहां पीआरओ या पीआईबी जो होते हैं उनमें जाऊंगा। लेकिन अभी कोविड के दौर में पहली बार ये देखा गया कि जिनका वेतन 2 लाख रुपया है उनका वेतन 50,000 हो गया, जिनका वेतन 50,000 है उसका 25,000 हो गया। या ऐसा भी हुआ कि 50,000 के 2 लोगों को निकाल के 10,000 के 2 लोग रख लिए गए। जितने लोग काम कर रहे थे अखबारों में या टेलीविजन में, उनकी संख्या 70% तक घट गई है। मेरे ऐसे परिचित मित्र हैं कहीं दिल्ली में, बेंगलोर में, जिनको ये कहा गया कि आपका जो मूल वेतन है वो अब नहीं दिया जाएगा, हम जो दे रहे हैं अगर इसमें काम करना है तो ठीक है, वरना आप घर जाइए। ऐसे दौर में नए आने वाले लोगों के सामने कितना बड़ा संकट हो सकता है ये समझा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी वाकई दिल से चाहता है कि मैं पत्रकारिता में आऊं, तो उनके सामने ये जो दौर है ये एक अस्थायी दौर कहा जा सकता है। क्योंकि जो पत्रकारिता में प्रवेश लेगा वो आज कल परसों में पत्रकार नहीं बनेगा, वो 3 साल में, 5 साल में बनेगा। और मुझे निश्चित तौर पे मैं पूरा विश्वासघात कह सकता हूं कि ये दौर बहुत जल्दी छंटेगा। ये सिर्फ अस्थायी दौर है, क्योंकि इस समय इकोनॉमी भी गड़बड़ है, पूरा तंत्र गड़बड़ाया हुआ है, रोजगार संकट में है, पूरा शासन, प्रशासन और पूरा जितना पारिस्थितिक तंत्र है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है हम लोगों से, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। मुझे लगता है जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी, जिस दिन अश्योर हो जाएंगे कि हम लोग सेफ हैं, उस दिन से अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल जो आपका सवाल है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों में कोई कम उत्साह होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार हमारे पास पूरे प्रवेश हुए हैं और पूरे उत्साह के साथ हुए हैं। रवि जी, एक चीज और है कि पत्रकारिता जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको भी अपना जीवन चलाना है, उसके साथ साथ अगर उसके पास परिवार है तो उसे परिवार को भी पालना है। तो बताएं कि ऐसे दौर में, निराशाजनक दौर में, जब काफी लोगों की या तो नौकरियां गई है या उनका वेतन कम हुआ, तो ऐसे में वो पत्रकार जो है, जो किस भी ढंग से इस पेशे में था, उसकी क्या मनस्थिति है और क्या वो बहुत ज्यादा निराश है? बिल्कुल। देखिए, दरअसल निराशा की अगर बात करें तो सिर्फ पत्रकार ही नहीं, पूरा समाज, पूरा देश, सिस्टम, सब निराश हैं। लेकिन चूंकि मैं मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो कोविड-19 का दौर है, जिसको कि न्यू नॉर्मल का नाम दिया गया है,
इस दौर में हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम व्यू नॉर्मल की तरह पेश आए। इस पूरे परिदृश्य को हम बहुत संवेदनशीलता के साथ में लेकिन सकारात्मकता के साथ में हम इसको स्वीकार करें। और चूंकि ये दौर स्थायी नहीं है, इस बात का हमें खुद को ढाढ़स बनाना होगा। और सिर्फ पत्रकारिता में ही नहीं, एक जन चूंकि पत्रकार जो है वो दरअसल उस आम जन और उस जन समाज से ही जुड़ा हुआ है। वो वही बातें, उसकी जो आजादी है वो उस आम जनता की आजादी में सम्मिलित है। तो ऐसे में पत्रकारिता एक पेशा भले ही हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग इसको जनता की आवाज से जुड़ा हुआ पाते हैं, तो ऐसे में सिर्फ पत्रकार नहीं, समाज का हर व्यक्ति जो है वो इस नैराश्य से, इस निराशा से, इस उदासीनता से, इस परेशानी से अपने आप को उबारे, ये अपनी सकारात्मक मनोस्थिति में आए और ये सोचे कि ये चीजें बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। और ये जो एक एक्सपीरियंस है, हालांकि कड़वा है, लेकिन अनुभव जो है, कड़वे हो या मीठे हो, अनुभव सिखाते जरूर हैं, जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। तो ऐसे में इस दौर को भी व्यू नॉर्मल की तरह देखना चाहिए, साधारण अंदाज में देखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है, और जब सब कुछ सामान्य होगा तो फिर से हम उसी स्थिति में होंगे जिस स्थिति में हम रहने के आदी हैं, और सब कुछ उसी तरह सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों को जो नई जो तकनीक है, नए जो तरीके हैं, उनके साथ में अपने बाकी लोगों के साथ में टच में रहना चाहिए, और उस आधार पर उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और पत्रकार को खुद को प्रोत्साहित होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो हतोत्साहित कतई ना हो। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस दौर में, खासतौर पर कोविड-19 के दौर में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जहां तक जिक्र आता है, तो टेलीविजन और अखबार या रेडियो भी थोड़ा सामान लें, इन सब से इतर सोशल मीडिया पर भी मीडिया आया है, और उसके भी ग्राहक या उसको भी पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले बड़े हैं। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो पत्रकारिता थी, जो अखबार, रेडियो और टेलीविजन तक एक ढंग से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी या सीमित थी, अब वो धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स पर चली जाएगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे खबरें अखबार से हों, रेडियो से हों या फिर टीवी से हों, और सोशल मीडिया जो बहुत नया मीडिया है एक तरीके से, लेकिन जिन परंपरागत जिन मीडियम की हम बात करते हैं, रेडियो, टेलीविजन और अखबार, इनकी सबसे बड़ी जो मजबूती अगर कही जाए तो वो इनकी प्रामाणिकता है। क्योंकि इन माध्यमों में हम लोग खबरों को प्रामाणिकता के साथ चलाते हैं, हम कंफर्म करते हैं उन चीजों को, उसके बाद उन खबरों को हम आम जनता के समक्ष पेश करते हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया जो है, पूरे सिर्फ भारत की बात ना करें, हम पूरी दुनिया भर में अगर देखें तो सोशल मीडिया का जो प्रादुर्भाव है एक निरंकुशता की ओर है, निरंकुश है, और किसी तरह का अंकुश नहीं है। और जब किसी चीज पे अंकुश नहीं होता तो उससे अगर हम कोई बहुत अच्छे आउटकम्स की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। तो ऐसे में हमें बतौर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट के बतौर मुझे इस बात की कतई चिंता नहीं है कि सोशल मीडिया जो है वो हम लोगों को कितना प्रभावित कर देगा। हालांकि ये बात, हम लोग इसका सकारात्मक पहलू अगर देखें तो वो ये है कि जो जन सरोकार है, जनता के बीच जाने की जो एक रीच जो है वो सोशल मीडिया के मार्फत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। खबरों का या फिर कहें कि जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान भी बहुत बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रामाणिक कितनी है। अगर प्रामाणिक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आम जनता तक जाएंगी तो तब शायद हम लोग भी इसके प्रति आकर्षित होंगे और इस बात को मजबूती के साथ कहेंगे तो कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के दौर में चूंकि सोशल मीडिया ने ही अगर कोविड को, चूंकि लोगों का जो नजरिया है देखने का, वो मीडिया को और सोशल मीडिया को दोनों को एक साथ करके और फिर उस नजरिए से, उस चश्मे से देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस नजरिए को बदलने की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। और मीडिया जो एडुकेशन जो है, मीडिया एडुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है आम जनता में, आम लोगों में, कि वो इस चीज को समझे। और जब अगर समझ के देखेंगे, समझदारी के साथ देखेंगे तो फिर ये सारे विभेद जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो परेशानियां हैं और जो भ्रामक जो खबरें आम जनता तक जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उन पर भी मुझे लगता है रोक लगेगी। कुंजन जी, थोड़ी सी बात वापस इसी को कंटिन्यू करते हैं, मीडियम या प्लेटफॉर्म, इसकी बात करते हैं कि अब फिल्में, चूंकि अब स्क्रीन पर या थिएटर में फिल्में नहीं जा पा रही हैं, तो उन्होंने जैसे OTT प्लेटफॉर्म
का रुख किया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीविजन या रेडियो या दूसरे जो अखबार है, अखबार अब आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाते हैं और बहुत सारे अखबारों के खुद के ऐप्स हैं और बहुत सारे इवन टेलीविजन चैनल आपको किसी दूसरे डिजिटल माध्यम से आपको लाइव अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर देखे जा सकते हैं। तो ये जो छपा हुआ अखबार या आपके हाथ में ट्रांजिस्टर सेट होना या आपके सामने टेलीविजन होना, ये सारी चीजें माइग्रेट कर डिजिटल मोड पर तो इस प्रोसेस में नहीं चली गई या बिल्कुल 100% तो नहीं चली जाएंगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इशू ये है। लॉकडाउन ने हमें एक चीज सिखाई है महेंद्र जी, कि हम लोग अब पूर्णतया डिजिटल हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर हम लोग सामान्य दौर में होते और अगर हमें कहा जाता कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हम लोग 4 बहाने करते, या छोटे बच्चों के लिए कहते कि आपको क्लास लेनी है तो ऑन बहाना होता, या मैं कहता कि हमें एक वेबिनार करना है, हम कोई सेमिनार नहीं होगा, कोई आके बैठेगा नहीं, हम सिर्फ इंटरनेट के जरिए जुड़ जाएंगे। 50 लोग 50 बहाना करते, नहीं साहब ऐसा नहीं होगा। हम लोग उस दौर में आना नहीं चाह रहे थे। अब आप देखिए कि जब चूंकि सब कुछ रुक गया तो हम लोगों ने इसको वैकल्पिक तौर पर अपनाया। ये तीसरा मीडिया है जिसे हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरा मीडिया वेब मीडिया जिसको हम न्यू मीडिया कहते हैं। इस न्यू मीडिया ने लॉकडाउन के दौर में सबसे तेजी से और मजबूती के साथ जगह बनाई है। दूसरी बात जो आपने कहा कि इस दौर में क्या ये वैकल्पिक मीडिया का स्थान ले लेगा, तो मुझे लगता है कि ले लेगा नहीं, ले लिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म जगत को सीधी चुनौती दी है। गुलाबो सिताबो पहली फिल्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और जिसका रेवेन्यू मूल रेवेन्यू से तकरीबन बराबर है। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई अगर थिएटर्स में फिल्म को रिलीज करते हुए अपना प्रोड्यूसर्स जितना पैसा लगाता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसका 25% भी नहीं खर्च होता है। तो इसका मतलब भविष्य में ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाला है। नंबर 2, ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कौन करेगा? देश में 70 से 80% लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखने का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग खबरें नहीं देखते हमारी आपकी तरह, अधिकांश लोग वेब सीरीज देखते हैं, आल्ट बालाजी और अमेजन प्राइम पे देखते हैं, अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। तो देश में इंटरनेट की खपत 70 से 80% बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम लोग डिजिटल होने जा रहे हैं। पहला ये कि हम लोग भाषण दे रहे हैं, हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, हम लोग क्लास ले रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि हम लोग जो मनोरंजक कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उसका दर्शक भी तैयार हो गया है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अखबार और टेलीविजन भी अपनी सारी खबरों को, अपने सारे विजुअल कंटेंट को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा है, ताकि अगर कोई टीवी नहीं देख पा रहा है, कोई अखबार नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो भी देखे। सबसे बड़ी चीज ये है कि तमाम अखबार जो घरों तक नहीं पहुंच रहे थे, सबके ई पेपर आपके घर तक पहुंचे पूरे लॉकडाउन में, और लोगों ने अब ई पेपर पढ़ना सीख लिया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है कि पहले अगर मुझे किसी खबर की कटिंग लेनी होती थी तो वेबसाइट पर जाके उसको देखना होता था, लेकिन अब सब कुछ रेडी टू ईट आपके पास आ गया है। तो डिजिटल मीडिया ने इस दौर में हम सब लोगों को डिजिटली शिक्षित किया है और भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत दिया है कि विकसित देशों में जो कुछ भी डिजिटल तरीके से सीखा, देखा, समझा, पढ़ा और व्यवहार किया जाता है, उसके लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, बशर्ते थोड़ी इंटरनेट की स्पीड ठीक हो जाए। कुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हर निराशाजनक दौर में कोई न कोई पॉजिटिव बात होती है। तो जैसे एक बात उभर कर आई कि इस दौर ने हमको एक तरह से वेब की तरफ शिफ्ट किया मीडिया को, वो एक बात हुई। लेकिन इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है कोविड-19 का ये दौर पत्रकारिता की दुनिया को क्या कुछ सिखा गया, क्या कुछ सबक दे गया? देखिए महेंद्र जी, ये जो दौर है पिछले 4 महीने का, और गाय बगाहे इसको मान लेते हैं कि ये पिछले दिसंबर से शुरू हो गया था, हम तक पहुंचते पहुंचते इसको समय लगा। ये अब तक का सबसे बड़ा गुरु कहा जा रहा है, जिसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमें सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, हमें जीवन जीने का सलीका भी सिखा दिया। हम लोग शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करते थे, दिखावा इतना होता था, अब बिल्कुल सीमित हो गया है। ऐसा ही तमाम वो चीजें जो हम नहीं कर पाते थे, जिनकी हमने नहीं सोची थी, वो भी हमको वैकल्पिक तौर पे या प्रायोगिक तौर पे हमको सीखने में आ गया है। अब ये जो दौर है, ये निश्चित तौर पर हमें भविष्य के एक अच्छे संकेत की ओर इशारा कर रहा है कि हे मानव, हे इंसान, सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, एक आदमी के तौर पर जीवन जीने का सलीका हमें सीखने के लिए प्रवृत्त होना है कि हमें कैसे जीना है। क्योंकि पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, डॉक्टर रवि भी पत्रकार हैं, तो बेसिक जो समाज में हम लोग मैसेज करने का काम करते हैं वो पत्रकार करते हैं। हम लोग अखबार में खबर छाप के मैसेज करते हैं कि मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, कम से कम लोगों से संपर्क में रहिए, ये सब चीजें। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अगर ये जो दौर है हमें कुछ सिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए
हमें आने वाले समय के लिए तैयार भी कर रहा है। अखबार में जो कंटेंट आ रहा है उसको हम लोग इसलिए भी सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक ही एक कंटेंट रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे हैं। इसका पहला मायना यह है कि हम भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ते हुए। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हमारे वे बच्चे जिन्हें कभी स्कूल जाने के लिए डरते थे या उनको ये समझाना पड़ता था स्कूल जाने के लिए, उनको अब एक नए माध्यम के रूप में, एक नए शिक्षक के रूप में मोबाइल पर, लैपटॉप पर या टैबलेट पर शिक्षक दिखाई पड़ रहा है। तो एक नया दौर है जो नया बच्चा आ रहा है उसके लिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आने वाले दौर में जिस पत्रकारिता की कल्पना कर रहे हैं वो पत्रकारिता निश्चित तौर पर बदलने जा रही है। टेलीविजन के चैनल के रिपोर्टर अपने सारे स्टूडियो को घर में शिफ्ट कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा चैनल, पूरे कर्मचारी संक्रमित हो गए, उनको सबको पास वाले स्टूडियो में शिफ्ट किया और अधिकांश लोग घर से काम करने लगे। जो हम लोग डिजिटली स्टूडियो की चर्चा करते थे, महंगे महंगे इक्विपमेंट की चर्चा करते थे, रिपोर्टर्स अब सीधे सड़क से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सड़क से एंकरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो टेलीविजन की जो पत्रकारिता है वो स्टूडियो से निकलकर घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर, किचन के अंदर और सड़क के साथ इस पर शिफ्ट हो जाएगी। दूसरी बात, अखबारों को भी हमने घर से काम करना सिखा दिया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने 15 साल इतने मीडिया में काम किया। 6 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, सुबह 4 बजे तक फ्री होते थे। अब सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर इजाद हो गए हैं कि खबर आई है, आदमी वहां से एडिट कर रहा है अपने घर से, संपादक अपने घर से उसको पढ़ रहा है, पेज मेकर अपने घर से बना रहा है और वहां से उसको प्रिंटिंग के लिए भेजा है। कितना बड़ा बदलाव है महेंद्र जी। कोविड ने हमें जो सिखाया है वो तकनीकी तौर पर, मानसिक तौर पर, पत्रकारिता के कंटेंट के तौर पर और आने वाले भविष्य के तौर पर हमें बहुत सारी चीजें सिखा गया है जो आगे आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, दशक में फलीभूत होगी। और हमें आश्चर्य होगा कि कोविड ने हमें ऐसी चीज सिखा दी है जो हम 100 साल में भी नहीं सीख सकते थे। रवि जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं थोड़ा सा इस बात को इस नजरिए से देखता हूं कि कोविड, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो दौर है ये सबसे बड़ा गुरु के रूप में माना जा रहा है। और तकनीक जो है वो हमेशा से उन सब कामों को कर देती है जिन कामों को हम लोगों के जो प्लानर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कई बार नहीं कर पाते। उसका एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि मैं पिछले 15-18 साल से इस आदिवासी इलाके में जर्नलिज्म कर रहा हूं और देखिए, भारत सरकार ने एक साक्षरता मिशन चलाया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन साक्षरता कितनी लोगों तक पहुंची इस बात का कोई पैमाना ढंग से तय नहीं किया जा सका। लेकिन जब मोबाइल आया तो आदिवासी इलाका, जहां पर साक्षरता मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा है, ना के बराबर है, वो लोग इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते दिखे, वो डिलीट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैसेज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो और भी ऐसे बहुत सारे। और अभी जब ये जो सोशल मीडिया के कई सारे और प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो वो उन सब चीजों को इंग्लिश में उनका नाम ले रहे हैं। यानी कि इस तकनीक ने उनको ये सब चीजें, जिनको कि हमारी सरकारें कई वर्षों में आजादी के बाद से लगातार प्रयास करती रही और धरातली स्तर पर अगर हम देखें तो वो आज भी साकार नहीं हो पाई, लेकिन इन चीजों ने उनको वहां पहुंचा दिया। जैसा डॉक्टर कुंजन आचार्य जी ने कहा कि भारत के कई सारे विश्वविद्यालयों में ही अभी तक ऑनलाइन और यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करके और टीचर्स जो हैं अपने लेक्चर दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जो विश्वविद्यालय हैं वो अभी भी परंपरागत टीचिंग तक सीमित थे। लेकिन इस दौर ने पलक झपकते, हम कहेंगे पलक झपकते, क्योंकि जब इंसान की मजबूरी होती तो वो सब कुछ करता है। और ये एक तरीके से जो है ये एक ऐसा समस्या थी जिसको कि हमने अवसर में बदला। और ये एक अवसर था कि वो जो लोग जो कि सालों तक ऑनलाइन टीचिंग की तरफ नहीं जा पाए, वो आज की डेट में ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर चुके हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स बना के और उन पर अपने लेक्चर दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरा एक और पहलू, अगर सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर अगर देखें तो आपसी जो रिलेशनशिप है उसको समझने का भी एक मौका आया है। अब इस दौर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी के साथ हैं, नाना नानी के साथ हैं, परेशानी है इसलिए उनके साथ हैं, लेकिन अब वो उन रिलेशंस को समझ रहे हैं कि वो रिलेशंस कितने जरूरी हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों ने हमारे न्यूज कवरेज के दौरान देखा है कि हीलिंग थेरेपी की बात करते हैं हम लोग, टच थेरेपी की बात करते हैं,
जो कोविड का दौर है, जिसमें कि किसी का बहुत करीबी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन वो टच नहीं कर सकता, उसके सामने तक नहीं जा सकता। तो ये जो चीज है, इस कोविड के दौर ने हमें ये भी सिखाया है कि हमारा आपसी जो रिलेशनशिप है, हमारा आपसी जो व्यवहार है, रिश्तेदारियां हैं, वो बहुत जरूरी हैं। और जब नहीं होती तो इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। चूंकि कोविड में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ की जो वजह हैं असलियत में, वो ये है कि उनके अपने पास नहीं है, वो एक 4x4 के और 3x3 के एक छोटे से कैबिन में बंद है, वहां पर अपना कोई नहीं दिख रहा है, और इस वजह से वो नकारात्मकता में चले गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये जो चीजें हैं, कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। इसकी एक बड़ी फहरिस्त तो हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर सीखने का आपका मन हो और मानस हो, तो ऐसे जो बुरे दौर हैं वो भी हमें बहुत अच्छी चीजें सिखा के जाते हैं। कुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारा ये अंचल है, खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी अंचल, इस अंचल में पत्रकारिता का शिक्षण और उसके साथ साथ पत्रकारिता का प्रशिक्षण और उसके साथ साथ पत्रकारिता से जुड़े हुए दूसरे चैलेंजेस अब कोविड-19 के बाद, उनका क्या भविष्य आप देखते हैं? पत्रकारिता शिक्षण के लिए दक्षिणी राजस्थान पहले से कभी समृद्ध नहीं रहा। क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूं और मैं देखा भी है कि बरसों से पत्रकारिता शिक्षण का जो निर्वात है उसको भरने की कोशिश नहीं की गई। आज भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हम लोग जो कोर्सेज चला रहे हैं, वैसे अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वैसे ही देश में या राजस्थान में पत्रकारिता की शिक्षण की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको बढ़ावा मिले, लेकिन ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि पत्रकारिता का शिक्षण थोड़ा सा माध्यमिक तौर पर समझा जाता है, प्राथमिक नहीं समझा जाता है। फिलहाल दक्षिणी राजस्थान में या मेवाड़ अंचल में पत्रकारिता शिक्षण को लेकर एक जागरूकता की बहुत जरूरत है। कई लोगों को पता नहीं है कि पत्रकारिता भी एक विषय हो सकता है। अभी भी हम लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या बीएड और मास्टरी के चक्कर में उलझे हुए हैं। पत्रकारिता के बारे में जितनी अवेयरनेस होगी, उतना ही बच्चा उस दिशा में जाने की ओर प्रवृत्त होगा। जो लोग अपने घर में माहौल देते हैं बच्चों को, जो न्यूज चैनल्स देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या जिनको पता है खबर का महत्व क्या है, वे लोग निश्चित तौर पे ये समझते हैं कि एक पत्रकार का दायित्व लोकतंत्र में कितना अहम और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ छोटे लक्ष्य होते हैं, जिनको इस दिशा में आगे बढ़ने में कभी रुचि नहीं होती है, उन लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल भरा या दुरूह लग सकता है। अगर थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, थोड़ी जागरूकता पैदा की जाए, तो वे लोग जो वंचित हैं, जिनके पास अभी भी सूचना की कमी है, या वे लोग जिनका जिक्र अभी रवि जी ने किया कि आदिवासी अंचल में भी जिनको अभी सोशल मीडिया में धीरे धीरे वो परिचित हो रहे हैं और उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे शब्दों से, अगर हम ये बताएं कि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो किसी भी तरीके से डॉक्टरी या इंजीनियरिंग से कम नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने और विषय हैं, तो वो लोग जो लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लिखने पढ़ने में रुचि दर्शाना और विकसित करना चाहते हैं, वे निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और इसको आगे बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। रही बात यह है कि इस कोविड-19 के निराशाजनक दौर में आगे इसका क्या भविष्य होने वाला है या आगे किस रूप में इसको हम लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो दौर है थोड़ा सा मुश्किल भरा दौर है। जैसा एक सैनिक लड़ाई के दौर में होता है तो पूरा मुस्तैदी के साथ लड़ता है, वैसे ही एक पुलिसकर्मी सड़क पे जब हमारी सुरक्षा करता है तो वो भी उतनी खतरे से रूबरू होता है जितना कि एक डॉक्टर कोविड पेशेंट को ट्रीट करते हुए होता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं एक पत्रकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डॉक्टर है, जितना पुलिसकर्मी है, जितना सैनिक है, क्योंकि वो भी तमाम खतरों को देखते हुए, समझते हुए, इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो समाज में पत्रकार का उतना ही महत्व है जितना उन तमाम लोगों का है जो कोविड वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इसको देखते हुए एक इंसान के रूप में, एक महामानव के रूप में इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, अपने घर परिवार को खतरे में रखते हुए ये काम करना पत्रकारिता का जो एक बड़ा लक्ष्य है, उसकी दिशा में अगर नई पीढ़ी सोचे, देखें, तो उसे आगे के लिए बहुत अच्छा प्रकाश मिलेगा। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इसके ठीक विरोधाभासी विचार भी सुनने में मिलते हैं कि पत्रकार जो होता है ज्यादातर अपने व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में ही रहता है और उसके बहुत छोटे जो है स्वार्थ हुआ करते हैं। किसी राजनीतिक या कोई आर्थिक लाभ वो प्राप्त कर ले और वो कोई बहुत बड़ा नैतिक कर्तव्य या नैतिक दायित्व जो किसी जमाने में पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ था, वो आजकल का पत्रकार लेकर नहीं चलता। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो मसला है, दरअसल सबसे बड़ी बात ये कि मैंने मेरी चर्चा के दौरान आपको एक बात कही कि
बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसे जॉब्स हैं जो पैशन के साथ किए जाते हैं, और जर्नलिज्म जो है वो मैं मानता हूं कि ऑब्सेशन के साथ, पागलपन के साथ में होता है। और आप जब एक संस्कार के साथ में ये काम शुरू करते हैं, चूंकि ये जो काम है एक दौर हुआ करता था, एक दौर भी नहीं कहूंगा, मैंने जब शुरू करी थी पत्रकारिता तो कहा जाता था कि किसी को जब कोई काम नहीं मिलता तो वो पत्रकार बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने, जिन्होंने कि बाकायदा इसकी एजुकेशन ली है, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं और कुछ कर रहे थे और पत्रकार बन गए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बाकायदा इसकी पढ़ाई करी है, इसके सिलेबस पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों को टेक्निकली, इनकी जो चीजें हैं उनको जाना है, समझा है। तो एक अकादमिक जो अपना योग्यता है वो लेके फिर हम पत्रकारिता में आए, पूरी सोच समझ के साथ आए। जब मैं अपना कैरियर शुरू कर रहा था तो मेरे पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं वो सारी चीजें भी कर सकता था, लेकिन मैंने जब पत्रकारिता शुरू करी तो पूरी सोच समझ के साथ में, पारिवारिक जो मेरी पृष्ठभूमि है उनकी, मेरे परिवारजनों की स्वीकृति के साथ में शुरू करी। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपके संस्कार और आपके विचारों पर निर्भर करती है कि आप किस विचार और किस संस्कार से आ रहे हैं। मैं जिस व्यवस्था और जिस आधार पर पत्रकारिता को चुन के आया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा तबका ऐसा करता होगा। लेकिन चूंकि आप सिर्फ पत्रकारिता को ही ना देखें फिर इस नजरिए से, ऐसे सारे पेशे हैं जहां पर लोग अपने स्वार्थ के लिए भी काम कर रहे हैं, और उन्हीं पेशों में वो लोग भी हैं जो कि परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थता के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पत्रकारिता में ऐसा हो कि जर्नलिस्ट जो हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहे हों और सिर्फ उन्हीं एजेंडों को लेकर काम कर रहे हो, ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश में ऐसे बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो कि पत्रकार ही सामने लेके आए, और आज भी उस दौर को मैं आज भी वो ऐसा देखता हूं कि आज भी वही दौर है जब ऐसे बहुत जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने गोली खाई है और जो जेल गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको कि हम गिना सकते हैं, जिन्होंने कि सत्य को नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, चाहे उन्होंने जैसे भी अपनी जिंदगी चलाई है। तो ये जो चीज है मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, और ऐसे कुछ एक अपवाद जो हैं वो हर सेक्टर में हो सकते हैं, तो पत्रकारिता में भी होंगे, इसके बारे में मैं डिनाई भी नहीं कर सकता। रवि जी, जाते जाते तमाम लिसनर्स को क्या कहेंगे? देखिए, कोविड-19 का दौर है, मैं सबको यही अपने जो भी श्रोता हैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि परेशान ना हो, इस दौर से सीखने की कोशिश करें, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, और अपनी मानसिकता को बहुत सकारात्मकता के साथ में, और चूंकि उसका आधार बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम लोग प्रेयर करके, प्रार्थना करके, और जो हमारे जो भी परंपरागत और पारिवारिक जो संस्कार हैं उनका निर्वहन करते हुए, लेकिन हम परेशान ना हो, डरे नहीं, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत जल्द निकल जाएगा। फिर से वही समय जो सुनहरा समय देखने के हम आदी हैं वो फिर से आएगा। नैराश्य की ओर ना जाए, नकारात्मकता की ओर ना जाए, निराशा की ओर ना जाए, बहुत जल्दी ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। गुंजन आचार्य जी, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर निराशा का दौर तो है, और निराशा तब होती है जब हम लोग सबक नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी कई लोग गंभीर नहीं हैं, पहलवानी पे उतारू हैं, मास्क लगाना अपनी तौहीन समझते हैं, हाथ धोना भी अपनी तौहीन समझते हैं, डॉक्टरी परामर्श और परिचर्चा को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर आप उन्हें टोक देंगे कि साहब मास्क लगा लो, तो वो कहेंगे कि हमारा तो रोजाना कोविड टेस्ट होता है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। वे लोग जो अभी भी चाट पकौड़ी खा रहे हैं सड़कों पे, वे लोग जो अभी भी खोमचों पे घूमते हुए अपना पिकनिक मना रहे हैं, वे लोग जो अभी भी स्विमिंग पूल में अपना आनंद कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें जिन लोगों ने कोविड को झेला है, जिनके परिवार से बिछड़े हैं परिजन, उनके अलावा अभी भी उन लोगों को गंभीरता नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये वाकई एक वैश्विक महामारी है जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा रवि जी ने कहा, हमें पूरी सकारात्मकता के साथ, लेकिन सजगता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, लेकिन थोड़ी चेतावनी के साथ, हमें अपने साथी को, अपने घर वालों को, परिजनों के साथ अपना खुद का भी सुरक्षा रखते हुए इस महामारी से जूझना है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए खतरा है जो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो तमाम लोग जो निराशा में हैं लेकिन सकारात्मक नहीं है, उनके लिए भी खतरा है। जितने हम लोग सकारात्मक रहेंगे, हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती रहेगी। जितने हम लोग निराशा में जाएंगे, उतना और संकट आएगा। खुश रहें,
स्वस्थ रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें, आसपास भी जागरूकता फैलाएं। डॉक्टर कुंजन आचार्य और डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत आभार।